एज यू ऑल नो, भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे भारत में उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट किए जाएं। और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आती है अमेरिका और चाइना जैसे कंट्रीज से, क्योंकि वहां पे पिछले सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने जन्म लिया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गए। उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि हम भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में भारत की कंपनियां पूरी दुनिया में जाके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचें। उससे भारत की जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। अब जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स भी डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज को दिए गए। भारत ने 2016 के बाद से लगभग 52 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी किए हैं, जिससे कि जितने भी लोग जो स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं उन सबको सहूलियत हो। इसके अलावा अगर आप पेटेंट्स रजिस्टर करते हैं तो उसके फीस में भी आपको छूट मिलती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं उसके लिए भी आपको छूट मिलती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्टर हुआ है तो आप लगातार 3 साल इनकम टैक्स में भी छूट ले सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप 2016 से पहले रजिस्टर हुआ है लेकिन अभी तक उसके 10 साल पूरे नहीं हुए, तब भी आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए स्टार्टअप्स को मुहैया कराई है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को आज की तारीख में फास्ट ट्रैक फर्म्स की श्रेणी में डाला गया है, जिसके सारे के सारे काम करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को, कि स्टार्टअप्स के सारे काम सिर्फ 90 डेज में खत्म करने हैं। दूसरी कंपनियों की तरह नहीं जहां पे ये लिमिट 180 डेज है, तो वो लिमिट भी कम की गई। तो गवर्नमेंट ने बहुत काम किया इस डायरेक्शन में, लेकिन उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या हुआ ये हम एसेस करने बैठे हैं आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। क्यों किया गया ये सब? इसीलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि भारत के स्टार्टअप्स आगे बढ़ें और दुनिया भर में जाएं। सरकार यहीं पे नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस घोषित किया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल थी। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं तो माहौल बनता है उसके बारे में। तो स्टार्टअप कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कदम भी उठाया कि भाई हम 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाएंगे। अब आज की क्या स्थिति है? आज की तारीख में पूरे भारत में 88,000 यानी कि 88,175 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, और इन स्टार्टअप्स ने 2016 के बाद से लगभग 8 लाख नौकरियां जनरेट की हैं। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम किसी भी कंट्री को चलाना चाहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो यू नीड टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल ऑल्सो। सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, तो सरकार ये चाहती है कि भाई कंपनियां डेवलप हो, और जब वो कंपनियां डेवलप होंगी तो वो नौकरियां भी लोगों को देंगी। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूरा होता है सरकार का स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के साथ। अगर आप बात करें कि भाई कौन से स्टेट्स में भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसके अलावा नंबर 2 पर कर्नाटका है और नंबर 3 पर दिल्ली है। महाराष्ट्र इसमें बाई फार आगे है। महाराष्ट्र में लगभग 13,500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने लगभग 1.5 लाख नौकरियां प्रोवाइड की हैं 2016 के बाद से। कर्नाटका की अगर आप बात करें तो वहां पर 8,800 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने भी 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। सिमिलरली दिल्ली में भी 8,000 के आसपास स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, और उन स्टार्टअप्स ने भी लगभग 87,000 जॉब्स जनरेट किए। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत अच्छा काम हुआ स्टार्टअप्स के केस में। आज स्टार्टअप डे है और हम समीक्षा करने बैठे हैं स्टार्टअप डे पर भारत के स्टार्टअप्स की क्या सिचुएशन है उस बात की। हो सकता है ये वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाए और उसके बाद आपके पास पहुंचे, ऐसा संभव है। तो जब हम समीक्षा करने बैठे हैं तो हम ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आज की तारीख में हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की पोजीशन क्या है। हमारे स्टार्टअप्स पूरी दुनिया के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं? स्टार्टअप्स में जो फंडिंग पहले हुआ करती थी, जो फंडिंग 2022 में हुई है, उतनी 2023 में होगी या नहीं? तो देखिए, 2021 जो था वो भारत के स्टार्टअप्स का गोल्डन ईयर था। उस साल में 37.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग भारत के स्टार्टअप्स को हुई, और कुल मिलाकर लगभग 42 यूनिकॉर्न कंपनीज भारत में बने। यूनिकॉर्न कंपनीज उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जो स्टार्टअप
1 बिलियन यूएस डॉलर्स का वैल्यूएशन हासिल कर लेते हैं। स्टार्टअप कम्युनिटी में वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 सितंबर 2022 तक भारत में 107 यूनिकॉर्न्स थे। 2021 में भारत में लगभग 44 यूनिकॉर्न्स फॉर्म हुए, लेकिन 2022 रिलेटिवली डिसअपॉइंटिंग रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो वजह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2022 में सिर्फ 22 यूनिकॉर्न्स ही बने कि 2021 का अगर आप मुकाबला करें इससे तो आपको पता चलेगा कि लगभग आधे रह गए। 2021 में 44 यूनिकॉर्न्स और 2022 में सिर्फ 22 यूनिकॉर्न्स। इसके अलावा फंडिंग की अगर आप बात करें तो फंडिंग में भी बड़ा मैसिव ड्रॉप आया 35% का। 2021 में 37.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग हुई थी, उसके मुकाबले 2022 में सिर्फ 24.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग हुई, तो वहां पे लगभग 35% का ड्रॉप आया। इवन इसमें भी सबसे ज्यादा ड्रॉप आया लेट स्टेज फंडिंग में। लेट स्टेज फंडिंग यानी कि बी, सी और डी कैटेगरी में जब फंडिंग होती है, यानी कि बिजनेस सीड लेवल पर होता है जब बिल्कुल शुरू होता है, उसके बाद ए लेवल फंडिंग होती है सबसे पहले, जो प्राथमिक फंडिंग होती है उसकी, फिर उसके बाद बी लेवल फंडिंग, फिर सी और फिर डी लेवल फंडिंग। तो ऐसे फंडिंग चलती है। बी, सी और डी लेवल्स में 45% की गिरावट आई है फंडिंग में, जो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं, सीड स्टेज से ऊपर निकल गई हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है उसमें ड्रॉप सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स की फंडिंग में ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से एक नया टर्म कॉइन हो गया फंडिंग विंटर। सेकेंड क्वार्टर में 2022 के पूरी दुनिया में फंडिंग 23% गिर गई, लेकिन भारत में कंसर्न ये है कि भाई पूरी दुनिया में अगर 23% डाउन हुई है तो भारत में 37% डाउन हुई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। इसका हम फर्दर एनालिसिस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जहां तक बिजनेस का सवाल है तो बिजनेस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपके चारों तरफ, उससे ड्राइव होता है। डिराइव कैसे होता है उससे कि भाई देखिए, पॉलिटिकल चेंजेस अगर कोई हो गए तो वो इम्पैक्ट करने वाले हैं बिजनेस सेंटिमेंट्स को। सिमिलरली कहीं लड़ाई हो गई दो देशों की तो वो आपको अफेक्ट करने वाले हैं। कहीं इन्फ्लेशन हो गया, कहीं रिसेशन हो गया, तो वो सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। अब 2022 में कुछ बहुत बड़े इवेंट्स हुए। तो देखिए, जब पूरी दुनिया में केओस क्रिएट हो गया, डिमांड सप्लाई का गैप बन गया रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, तो इन्फ्लेशन आ गया। और जब इन्फ्लेशन आया तो उसे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमीज, स्पेशली यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। अब उसके बाद जो फ्रेश कंसर्न है वो ये है कि भाई रिसेशन आ जाएगा। तो इतनी सारा टर्मोइल के बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटिमेंट डेफिनेटली अफेक्ट होना ही होना था। वो सेंटिमेंट अफेक्ट हुआ तो लोगों ने क्या किया कि भाई सबसे ज्यादा सिक्योर एसेट कौन सा है, उस सिक्योर एसेट में ले जाके उन्होंने अपना पैसा डाल दिया, और वो था डॉलर। सबको लगा कि डॉलर सबसे ज्यादा सिक्योर एसेट है, सबने डॉलर में जाकर पैसा डाल दिया। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स जब बढ़ा तो डॉलर की कीमत पूरी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले ऊपर चली गई। जब डॉलर की कीमत पूरी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले ऊपर गई तो बाकी सारे देशों की जो खरीदने की क्षमता थी वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गई। ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट इससे गड़बड़ रहा, क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमीज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंसी की पोजीशन पे पहुंच गई। बहुत सारी इकोनॉमीज तो स्टैगफ्लेशन में आज की तारीख में, यानी कि वहां पे इन्फ्लेशन भी है और इकोनॉमी रुकी हुई है। इंडिया भी स्लाइटली स्टैगफ्लेशन से इस समय प्रभावित चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ स्टार्टअप कंपनीज के बड़े बम्पर आईपीओज आए थे 2022 में, जैसे पेटीएम, जैसे पॉलिसी बाजार, जैसे नाइका और जैसे जोमेटो। तो ये 4 कंपनीज जो थी, इन्होंने बड़े मैसिव वैल्यूएशंस पे पैसा स्टॉक मार्केट से रेज किया और उसके बाद इनके वैल्यूएशंस में जबरदस्त गिरावट हुई, जिससे जो ओवरऑल इकोसिस्टम था स्टार्टअप्स का वो लड़खड़ा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस शेकअप हो गया स्टार्टअप कम्युनिटी के ऊपर। आप देखिए कि इन चारों ने कितना वैल्यू इरोड की है। पॉलिसी बाजार में 68%, पेटीएम में 59%, जोमेटो में 50% और नाइका में 48% वैल्यू 2021 के मुकाबले इरोड हो गई। अब देखिए, इनके जो वैल्यूएशंस थे वो कहीं ना कहीं नीचे आ गए। जब वैल्यूएशंस नीचे आए तो सारी की सारी कहानी गड़बड़ा गई और इन 4 कंपनीज ने ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू का लॉस कर दिया। और ऐसा तब हुआ जब जो लिस्ट बनाई गई थी, बरगंडी प्राइवेट हारून इंडिया 500, जिसमें भारत की 500 टॉप कंपनीज को एनालाइज किया जाता है, उसमें लगभग 300 कंपनीज के वैल्यूएशंस में इजाफा हुआ था जो रेगुलर बिजनेस करने वाली कम्युनिटी थी। लेकिन स्टार्टअप्स की वैल्यू में जबरदस्त गिरावट हुई।
तो ये जो चीज हुई, इसके बाद लोगों का, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो फर्दर शेकअप हो गया इंडियन स्टार्टअप्स। कॉन्फिडेंस जब शेकअप हुआ तो फंडिंग में डेफिनेटली विंटर आ गया। फंडिंग विंटर इसी को कहते हैं कि भाई फंडिंग आसानी से अब स्टार्टअप्स को नहीं मिल रही। तो जब स्टार्टअप्स की फंडिंग गड़बड़ हुई तो स्टार्टअप्स ने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया और लगभग 18,000 एम्प्लॉइज को डिफरेंट स्टार्टअप्स ने 2022 में नौकरियों से निकाल दिया। इसमें जो मेजर कंपनीज हैं वो हैं बायजूस, चार्जबी, कार्स24, लीड, ओला, मीशो, एमपीएल, इनोवेसर, उड़ान, अनअकैडमी, वेदांतु और जोमेटो। ये सारी कंपनीज जो थी ये मेन कल्प्रिट्स थी सारे मामले में, जिन्होंने सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। तो जब ले ऑफ शुरू हुए तो और फर्दर भगदड़ सी मच गई सारे कम्युनिटी में और फंडिंग फर्दर ड्रॉप हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई आगे क्या होगा। अभी तक का सिनेरियो तो ये है कि भाई फंडिंग विंटर चल रहा है, स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग मिल नहीं रही, स्पेशली लेट स्टेज फंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। 45% तक का ड्रॉप है, ओवरऑल फंडिंग में 35% का ड्रॉप है। तो भाई आगे क्या सिनेरियो होने वाला है, क्या स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में सरवाइव कर पाएंगे? तो देखिए उसके पीछे एक बहुत मोटा सा लॉजिक मैं आपको देता हूं कि भारत की इकोनॉमी राइट नाउ पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेस्ड इकोनॉमीज में से एक है। तो क्योंकि ये बेस्ट प्लेस्ड है, लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि भारत की इकोनॉमी अगले 25 सालों में 25 ट्रिलियन 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। तो अगर भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ है, उसके पीछे बहुत सारी वजह भी है कि चाइना +1 पॉलिसी पूरी दुनिया इस समय अडॉप्ट कर रही है, तो भारत से इंपोर्ट करने को देख रहे हैं। सिमिलरली एनर्जी में भारत ने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो हो सकता है एनर्जी जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा है वो भविष्य में कम हो जाए। और साथ ही साथ भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति, भारत के करंट रिलेशनशिप्स पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के साथ वो बहुत अच्छे हैं। हम लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दूसरे कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, तो संभावना ये है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। तो जब भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी तो डेफिनेटली जो स्टार्टअप्स हैं उनके ग्रो करने के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है और जरूरत भी है। देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे स्टार्टअप्स को यूनिट इकोनॉमिक्स को फिक्स करना पड़ेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि पर यूनिट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। जैसे एक एम्प्लॉय अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा तो उस एक एम्प्लॉय से आपकी सेल्स में क्या इफेक्ट आया। सिमिलरली पर क्लाइंट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या है। हो सकता है कि आप एक क्लाइंट से 1 रुपया कमाते हैं और दूसरी कंपनी एक क्लाइंट से 10 रुपए कमाती हो, तो उसकी पर यूनिट इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। सिमिलरली अगर आप एक एम्प्लॉय के साथ 10 रुपए कमाते हैं और दूसरी कंपनी पर एम्प्लॉय 100 रुपए कमाती है, तो उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स बेहतर होगी। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पे सारे के सारे स्टार्टअप्स को ध्यान देना पड़ेगा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब बायजूस को लेट स्टेज फंडिंग की जरूरत थी तो उसे उस समय पे अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा, क्योंकि उन्हें जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे थे उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना था कि हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर कैसे होगी? जब हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रखेंगे, जब हमारे कस्टमर्स हमें ज्यादा पैसा पर डील देंगे। तो ये सारी चीजों को करना बहुत जरूरी है। देखिए रियल बिजनेस टर्म्स में जब तक स्टार्टअप्स काम नहीं करेंगे तब तक ये सारा काम नहीं होने वाला है। तो आपको बिजनेस की बेसिक यूनिट पे आना पड़ेगा कि आर यू मेकिंग प्रॉफिट्स और नॉट। रिसेंटली एक बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर जिन्होंने कि एक बड़ा अच्छा खासा स्टार्टअप प्रमोट किया है, उसके अलावा एक बड़े शो में जो कि शार्क टैंक इंडिया है जहां पे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, ये हम सभी देखते हैं, वी ऑल लव दैट पर्टिकुलर शो। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां पे जब उन्हें किसी भी राउंड की फंडिंग मिलती थी तो उसके बाद वो स्पोर्ट्स कार ले आते थे। देखिए ये चीजें जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि वो इन्वेस्टर का पैसा है, हार्ड अर्न्ड मनी है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे पे अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं। अगर आप उसके पैसे से जाके स्पोर्ट्स कार ले आओगे तो क्या कैन यू जस्टिफाई इट? यू कैन नॉट जस्टिफाई इट। सबसे पहले आप प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करिए। आप मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे बाकी सारी चीजों में और प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका स्टार्टअप समवेयर डाउन द लाइन इट इज डेस्टिन्ड टू फेल। कितने प्रॉफिट्स या लॉसेस ये कंपनीज बना रही हैं, इनका जो वैल्यूएशन है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वो आपका बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ ही इंप्रूव हो सकता है। अगर आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस पुअर होंगे तो आपका वैल्यूएशन, आपके प्रॉफिट्स इंप्रूव होने वाले नहीं है। यू विल कॉन्टिन्यूअसली कीप मेकिंग
लॉसेस, जैसे बायजूस आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े लॉसेस इनकर कर रहा है, जोमेटो लॉसेस इनकर कर रहा है, स्विगी लॉसेस इनकर कर रहा है, सारी कंपनीज को नुकसान हो रहे हैं मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बाद। तो आपको पर यूनिट ऑफ मनी ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा आ गया और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, आपको धंधा करने के लिए दिया है, आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको स्पोर्ट्स कार नहीं लानी उस पैसे के साथ, आपको उस पैसे से धंधे को बिल्ड करना है, बिजनेस को बिल्ड करना है। जब आप बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली इन टाइम्स टू कम आप स्पोर्ट्स कार क्या, आप जेट ले लीजिए, बट योर बिजनेस शुड रीच दैट लेवल। वो प्राइमरी कंसर्न है। ऑल स्टार्टअप ओनर्स शुड कीप दैट इन माइंड। देखिए, इन नटशेल अगर मैं कहूं तो स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन गेम के बाहर आना पड़ेगा। ऑब्वियसली जितने भी इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि भाई समवेयर डाउन द लाइन जब इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट में जाएगी, तो उस समय पे हमारा जो पैसा लगा हुआ होगा वो मल्टीफ्लोड बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तभी ना जब आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस सही होंगे, जब आप प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, आपका धंधा सेंसिबल होगा, स्केलेबल होगा। तो आपको रियल टर्म्स में बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। फंडिंग इज नॉट द एंड ऑफ योर बिजनेस, फंडिंग इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस। हमेशा ये याद रखिए, अगर आप कभी भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पास जो पैसा है, जो रिसोर्सेज हैं, आपको उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जब आप प्रॉफिट्स बना लें, अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लें, तो उसे जैसे चाहे खर्च करें, क्योंकि आपका भी कुछ शेयर होगा। अगर आप इक्विटी होल्ड करते हैं अपनी कंपनी में, उस पैसे के साथ आप जो चाहे करिए, लेकिन इन्वेस्टर्स के पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्टार्टअप डे है 16 जनवरी सन 2023, यहाँ पे हम एक मैसेज ये डिराइव करते हैं कि अगर इंडियन स्टार्टअप्स को अच्छे से खड़ा रहना है। देखिए, इंडिया के बारे में पूरी दुनिया बुलिश है, इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में भी पूरी दुनिया बुलिश है, लेकिन हमें अपने प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने पड़ेंगे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में कन्वर्ट होने के लिए और ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए इन टाइम्स टू कम। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन जो भी लोग पहुंच गए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। थैंक्स।